ईरान ने अपने मिसाइल्स, चाहे उसके अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन में हो या बाहर हो, कई जगह उसने अपने मिसाइल लगा दिए हैं। कल जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो डिएगो गार्सिया में अमेरिकन बेस है, तो डिएगो गार्सिया की तरफ भी मोड़ दिए हैं। और जहां जहां अमेरिकन बेसेस हैं, सब जगह ईरान ने अपनी मिसाइल्स का रुख मोड़ दिया। और जो सबसे बड़ी बात, जिस रास्ते वो इजराइल से स्ट्राइक करने जा रहा है, उस रास्ते को गुप्त रखा गया है। उसका जो एयर स्पेस है, यानी किस तरीके से एयर में उसके मिसाइल्स फ्लाई करेंगे, कहां पर, कौन सी, किस देश की एयर स्पेस के थ्रू ये फ्लाई करेंगे, क्योंकि ये भी संभव है जॉर्डन का रुख देखते हुए, बाकी और देशों का रुख देखते हुए ईरान जो है वो समुद्र के रास्ते भी अपनी मिसाइल दाग सकता है। एक और बड़ी चीज हुई है जो आपको आगे बताएंगे कि जो 1 अक्टूबर को जो ट्रू प्रॉमिस 2 हुआ था, यानी जो लास्ट इजरायली स्ट्राइक, ईरानियन स्ट्राइक हुई थी इजराइल पे, उसका कुछ मैप सामने आए, जिन मैप्स में दिखाई पड़ रहा है कि खास तौर पे इजराइल का जो नेवतीम एयरबेस है, नेवतीम एयरबेस पे बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जो ऐसा लग रहा है कि वहां पर अभी तक 1 अक्टूबर हो गया, यानी ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए, इन 6 महीनों में भी इजराइल उसको रिपेयर नहीं कर पाया। तो उस समय जो इजराइल बोल रहा था कि हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो बहुत ही एकदम झूठ था। फिर 25 अक्टूबर को जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया, 25 अक्टूबर 2024, तो फिर झूठ बोला गया कि ईरान का बहुत नुकसान हो गया। अभी आप देखिए ईरान की तैयारी, पूरे एक आर्क में उन्होंने यूएस को एक तरीके से, जो ईरान का, आप ईरान का नक्शा देखिए, यूएस के जो बेसिस हैं उनको आप देखिए, और उसको ईरान ने एक सेमी सर्कल में कैसे घेरा हुआ है। यानी पूरी तरीके से आप बताइए कि उसकी जो एक्सट्रीम जो लेफ्ट फ्लैंक है ईरान का, वो सीधे जिबौती को स्ट्राइक कर सकता है। जो एक्सट्रीम राइट फ्लैंक है वो सीरिया में जो अमेरिकन बेसेस हैं उनको स्ट्राइक कर सकता है। और उसके बाद जो सेंट्रल राइट है वो सऊदी अरेबिया को स्ट्राइक कर सकता है। जो सेंट्रल राइट है वो सेंट्रल राइट सऊदी अरेबिया को स्ट्राइक कर सकता है। सेंट्रल लेफ्ट वो सीधे सीधे जॉर्डन को स्ट्राइक कर सकता है, और कुवैत, ओमान, ये सब उसके हद में है। आप देखिए इस तरह का जो एक्सप्लेनेशन है, यानी आप फुटबॉल फील्ड लेके इमेजिन करिए, फुटबॉल फील्ड में एक्सट्रीम राइट होता है, एक्सट्रीम राइट विंगर होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट विंगर होता है, इनसाइड राइट होता है, इनसाइड लेफ्ट होता है, उसको इमेजिन करिए। और वो उस तरह का सेमी सर्कल एक ईरान ने बना लिया है, एक व्यू रचना कर दी है। ये व्यू रचना तब हो रही है जब अभी कोई आमने सामने की लड़ाई उस तरह से नहीं है। देश ने अपने अंदर एक व्यू रचना ऐसी की है कि अमेरिकन बेसिस को वो घेर लेगा। और अमेरिकन बेसिस इस समय एक तरीके का अमेरिका का सर है। अमेरिका का धड़ तो वो उसका देश है, लेकिन उसका सर इतना आगे बढ़ गया, और सर और धड़ के बीच में कोई इस तरह की तारतम्यता नहीं है। क्योंकि यूरोप में भी जो बेसिस हैं, जो सारी चीजें हैं, वो जो मिडिल ईस्ट में, यानी जो वेस्ट एशिया में बेसिस हैं यूएस के, उनकी मदद को नहीं आ सकते। सबसे बड़ी बात ये, वॉरफेयर में देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने नेक अपनी ओवर एक्सटेंड कर दी, द यूएस हैज ओवर एक्सटेंडेड इट्स नेक, तो उस नेक को अगर आपने चॉप कर दिया तो क्या होगा, आप बताओ। इजराइल इस भरोसे बैठा है कि वो नेक उसको, यानी जो उसका सर है अमेरिका का, और जो उसका गला है, उसकी नेक है, वो उसको बचाएगी। नेक कैसे बचा सकते हैं? अगर सर धड़ से अलग हो गया, और वैसे भी सर और धड़ में ऑर्गेनिक रिश्ता नहीं है, बहुत दूरी है, और उसके बीच में जो नसें हैं जो यूरोप के से होके जाती हैं, वो सब मार्क्ड हैं। उसमें रशा भी उनको मार्क किए हुए, तो रशा अगर सक्रिय हो जाएगा तो वो खतरे में पड़ जाएंगी। इसीलिए इजराइल और ये ईरान, और मैं बार बार ईरान को इजराइल कह देता हूँ कभी कभी, तो उस पर अभी अगर कुछ गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। ईरान से जो सीधे जो अमेरिका की टक्कर होने जा रही है, और अगर टक्कर, देखिए अमेरिका पीछे हटेगा, मेरी भविष्यवाणी है, अमेरिका पीछे हटेगा, वो इजराइल पे स्ट्राइक करेगा ईरान, और आने वाले 15 दिनों में कर देगा। वो सीधी बात है। अगर, क्योंकि इजराइल की जो अंदरूनी स्थिति है वो बहुत ही खराब है, वो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आज बड़े ही मतलब ऐसी घटनाएं हुई हैं, रोज आदमी चौंक जाता है कि ये इजराइल में हो रहा है। और उसका रीजन हम समझते हैं, और शायद मुझे एक अलग वीडियो में बताना पड़े कि क्यों इजराइल के अंदर इतनी आंतरिक कमजोरी है। कि भारत में अब आईबी के चीफ को प्राइम मिनिस्टर ऐसे डिसमिस नहीं कर सकते हैं, वो खुद ही या तो रिजाइन करेगा अगर वो चुपचाप अंदर से दबाव डाल के, या मतलब इस तरीके के इंसिडेंसेस भारत में पिछले 30, 35, 40 साल से नहीं हुए।
और यहां पर इजराइल में नेतन्याहू डिसमिस कर दे रहा है शिन बेत के चीफ को, और वो हट नहीं रहा है, और जिस दूसरे को अपॉइंट किया उसकी कहानी बताएंगे आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं इस पे कि जो एक ट्रेजिडी, जो कि ट्रेजिडी एक तरह से हुई कि जो देखिए, जो करीब 15 पैलेस्टीनियन रेड क्रेसेंट सोसाइटी और पैलेस्टीनियन सिविल डिफेंस टीम, उसके 15 मेंबर कुछ दिनों पहले गायब हो गए थे तेर अल सुल्तान के पास। ये माना जा रहा था कि इजरायलियों ने उनको अगवा किया। फिर उनकी कल उनकी डेड बॉडीज मिली और हैंडकफ थे वो, उनके हाथ पीछे बांधे हुए थे और उनको सीधे सर पे गोली मारी थी। पूरा एक एग्जीक्यूशन, कोल्ड ब्लडेड एग्जीक्यूशन। अच्छा, क्यों किया? पैलेस्टीनियन हेल्थ वर्कर्स को क्यों किया? ये केवल सैडिस्टिक प्लेजर, और ये है कि हम एक हवा में कि हम पैलेस्टीनियन हेल्थ वर्कर्स को हम मार रहे हैं। तुम पैलेस्टीनियन हेल्थ वर्कर्स को, किसी भी एक एथनिक कोई ग्रुप है उसको तुम हेल्थ वर्कर्स को मारो, मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कि हम अगर ये एक, हम मान लीजिए कोई एथनिक स्ट्राइफ हो तो हम उसके डॉक्टर्स को मारेंगे। मतलब ये तो जैसे रवांडा वगैरह में होता है, उस तरह के लोग जो सोचते हैं वहां जो एथनिक स्ट्राइफ होता है। इजराइल तो एक इंटेलिजेंट स्टेट है। यू नो, द होल इशू हियर इज that Israel's status as an intelligent state is being questioned कि ये एक इंटेलिजेंट स्टेट पावर है भी कि नहीं है। बेसिक जो इंटेलिजेंस होती है, जो सेनेगल के पास है, माली के पास है, छोटे बर्किनो फासो के पास है, जो कि दुनिया का सबसे गर्म देश अफ्रीका में है, उसके पास है एक इंटेलिजेंट स्टेट। ये तो इजराइल ऐसी बेवकूफ़ी कर रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तुमने 14 हेल्थ वर्कर, अरे भाई लड़ाई में मारने, ये कोई मिडीवल लड़ाई नहीं है, कोई चंगेज खान का दौर नहीं है कि तुम फिर शहर की शहर को कत्लेआम करते चलो, तुम्हारा राज बढ़ता चला जाए। ये एक मॉडर्न युग है जिसमें सारी चीज़ें डिफाइंड है। तुमने सोचा कि हम जेनोसाइड भी करेंगे, मॉडर्न वर्ल्ड अपने हिसाब से चलता भी रहेगा, धीरे धीरे उसका वो आदी हो जाएगा। वो हो नहीं रहा है, वो कभी हो ही नहीं सकता। अभी देखिए, ईद में इन लोगों ने जो किया है, ईद में जो सबसे पहले दिन यानी कल 70 फिलिस्तीनी शहीद हुए। इन लोगों ने गाजा शहर के पूर्व और दक्षिण में गोलाबारी की, मतलब पूरा टाइम दिया हुआ है। 6 से 8 बजे ये किया, 6 से 8 के बीच में इन्होंने हेलीकॉप्टर से गाजा में, मतलब ईस्ट गाजा में बमबारी की। उसके बाद खान यूनिस में एक तंबू पर बमबारी की। फिर 9 से 12 बजे के बीच में खान यूनिस पश्चिम में ड्रोन हमला किया। उसके बाद अक्काद परिवार के घर पर हवाई हमला किया, पूरा परिवार साफ कर दिया। फिर बुरेज के पूर्व में हेलीकॉप्टर से बमबारी की। फिर 12 से 1 बजे उत्तरी गाजा पर गोलीबारी की। फिर 1 से 3 बजे खान यूनिस में दोबारा गोलाबारी की, बेतलहिया में। फिर से जो, अच्छा ये वही टाइम है 1 से ये जो 1 से 3 का समय है कल का फिलिस्तीनी समय। इसी समय जो पैरामेडिक्स थे, जो 15 पैरामेडिक्स थे जिनके शव है वो उसी समय बरामद भी हुए थे। और फिर देखिए 3 से 4 के बीच में नुसरेत में बमबारी, शुजैया और खान यूनिस में बमबारी। 5 से 7 बजे के बीच में जबलिया में टैंक गोलाबारी, खान यूनिस पर बमबारी, देर बला पे बमबारी। उसके बाद 5 से 7, फिर 7 से 11 के बीच में ईस्ट गाजा पे शुजैया में फिर से बमबारी। इसी तरह से 9 और ये आपका 9 और 11 के बीच में नहीं सॉरी, ये पहले वाला था, ये 7 से 9 के बीच, 7 से 9 के बीच में, फिर 9 से 11 के बीच में, फिर 11 के बाद से। तो ये देखिए, इसमें इन लोगों ने करीब 70 फिलिस्तीनियों को शहीद हुआ, और ये कल की बात थी। उसके बाद देखिए आज जो है करीब 80 फिलिस्तीनी, यानी 2 दिन ईद के, एक दिन 70 एक दिन 80, 150 फिलिस्तीनियों को शहीद किया। उसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। ये खासियत है इस बार की कि विशेष तौर पे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। ये केवल सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर पैलेस्टाइन के पास रेजिस्टेंस नहीं होता तो औरतों और बच्चे को आप मारते तो उसको कुछ, मतलब बीमार लोग मास्टर स्ट्रोक कह सकते थे कि भाई औरतों और बच्चों को मार रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि आने वाली जो इस तरह की बातें भारत में भी होती है कि औरतों और बच्चों को मारो जब कोई ऐसा कास्ट स्ट्रगल होता है या कम्युनल स्ट्रगल होता है। तो इस तरह की एक बात आती है मेजॉरिटी की तरफ से कि उनको मार दो। लेकिन ये सब बहुत ही छोटे लेवल पे होती है, ये कोई स्टेट पॉलिसी नहीं बनती कहीं। भारत में भी कभी ऐसा नहीं हुआ। अब
यहां पर हमको देखने में मिल रहा है कि इजरायली उसको स्टेट पॉलिसी की तरह इंप्लीमेंट करने, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस से तुम हार चुके हो। उनके पास जो हथियार हैं वो देखिए, उन्होंने आज एक वीडियो जारी किया जिसमें अभी कल जो हेत्जरीम बेस पे, यानी जो दो इजराइल के मेजर एयर बेसेस है, नेवतीन और हेत्जरीम, और नेवतीन में जैसे बताया 1 अक्टूबर को ईरान ने स्ट्राइक किया था, और हेत्जरीम बेस पे जो पिछले 2 दिनों में जो हमास ने हमले किए हैं और बहुत अंदर से उसने यानी अंडरग्राउंड लॉन्चिंग की है, वो उसकी वजह है कि इजराइल जिस तरीके से पूरे गाजा स्ट्रिप में उसको जरा भी भनक लगती है कि यहां से रॉकेट फायर हुए हैं, वो कार्पेट बॉम्बिंग करता है। तो आप सोचिए, हमास तो इसलिए बाहर आके उस तरीके से जो एक रॉकेट लॉन्च होते थे जब इजरायली सेना अंदर थी। जब इजरायली सेना अंदर थी तो उस तरह से एयर स्ट्राइक्स नहीं हो सकते, क्योंकि इजरायली सेना को भी लग सकती। अभी लेकिन इजरायली सेना अंदर नहीं है, और इसलिए जो हमास रॉकेट फायर कर रहा है ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसमें जो है इजराइल उनको ट्रेस कर सकता है, लेकिन ट्रेस नहीं कर पा रहा है। और आज क्लियर हुआ उस पूरे वीडियो से। अभी वो वीडियो मैं अपने वेबसाइट पे नहीं डाल पाया हूं, वो मैंने अपने एक्स हैंडल पे डाला है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और वहां पर मैं ये कोशिश करूंगा कि रात होने तक हम वो अपनी वेबसाइट पे डाल के और आपको पोस्ट भी कर दे, ताकि आप उसको देख सकें। आज अगर संभव नहीं हो पाए तो कल जरूर करेंगे। आज तो ये देखिए, जो रेजिस्टेंस जहां पर मजबूत है, जो गाजा में दिखाई पड़ रहा है, और रेजिस्टेंस के रहते हुए तुम औरतों और बच्चों को मार रहे हो, जिसका कोई भी सैनिक लॉजिक नहीं है। केवल यह है कि तुम नरसंहार के लिए नरसंहार करना चाहते हो, और अब तो उसमें वो भी नहीं रह गया, क्योंकि देखिए क्या हुआ है। आज नेतन्याहू के 2 ऑफिशियल्स को इजरायली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया कतार गेट में, वही जो कतार से पैसा आया है। जोनाथन यूरुच और एली फेल्स्टाइन, जोनाथन यूरुच और एली फेल्स्टाइन, इन दोनों को नेतन्याहू के खास लोग हैं। इनको इजरायली पुलिस ने गिरफ्तार किया। नेतन्याहू की कोर्ट में पेशी चल रही थी, बीच में पेशी रोक के उसको पुलिस कंप्लेन जो दूसरी हुई थी उसमें वहां जाके उसको एक इंटरोगेशन उसका हुआ, वहां जाना पड़ा। ये हो क्या रहा है? ये देश के प्रधानमंत्री, मतलब अब आप देखिए, जिस प्रधानमंत्री को इतनी पावर है कि वो दुनिया में तबाही मचा सकता है, पूरे रीजन में तबाही मचा सकता है, वो अंदर कितना कमजोर है। इसका मतलब है कि इजराइल में कोई स्टेट जैसे रह ही नहीं गया, अराजकता है। और जो ये सब जो हो रही है ना, एक और नई थ्योरी सामने आई है। वो ये आई है कि इजरायली जो स्टेट है, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस है, आर्मी है, वो इसमें उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रही है जो अभी बमबारी हो रही है। इसमें जूइश लॉबी सीधे फंड भेज रही है, उन फंड से ये जो नेतन्याहू है ये अपनी आर्मी को पैसा देके बम गिरवा रहा है। अगर ये बात सच है, जिसकी जांच होनी चाहिए। मुझे तो मतलब ये कैसे हो सकता है? ये एक आर्मी को आप सोचिए, एक इंडियन आर्मी है, उसको आप एक्स्ट्रा पैसा देके उससे एक्स्ट्रा काम करवाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इजराइल में ऐसे ही हो रहा है। लोगों का कहना, अभी इस पे जांच की बात है तो जांच हो ना ये कायदे से। आप बताइए ना ये कैसे संभव है? उसके बाद एक और चीज, आज एक नया शिनबेत का चीफ अपॉइंट किया नेतन्याहू ने, और अभी खबर आ रही है, 4-5 घंटे भी नहीं हुए थे, अभी खबर आ रही है कि सारा नेतन्याहू और उसी की जो लिक्विड पार्टी है नेतन्याहू की, उसके मेंबर्स कह रहे हैं इसको हटाओ, क्योंकि ये जो तुमने नया शिनबेत चीफ अपॉइंट किया है, ये जब 7 अक्टूबर 2023 के पहले जो नेतन्याहू के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे, जुडिशरी के सवाल पे जो प्रदर्शन हो रहे थे, बड़े प्रदर्शन हो रहे थे, उसमें उसको ये लीड कर रहा था, उसको ये शिनबेत चीफ बनाने जा रहे, और उस समय वो सिटिंग नेवल कमांडर था। अभी भी वो बताइए, सिटिंग नेवल कमांडर प्रोटेस्ट लीड कर रहा था, उस प्रोटेस्ट लीडर को आपने शिनबेत का चीफ बना दिया। वो शिनबेत का चीफ अभी है, उसने रिजाइन नहीं किया है। 10 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई है, और अभी आपने और नेतन्याहू को पीछे हटना पड़ा। अब इसी में तो वो नेतन्याहू पागल हो रहा है ना। अब आप बताइए, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पैसा, देखिए मुझे लगता है ना कि भारत में भी इस तरह की विघटनकारी ताकतें हैं जो इस तरह का काम करती है। इन्होंने बहुत प्राइवेटाइज करने की कोशिश की पुलिस को, कि पुलिस को एक अलग से कुछ वर्दी पहन के कुछ खास एक संगठन की वर्दियों में इसमें देखा गया, या उनके लिए काम करते, पैसा अलग से देके कुछ गैर कानूनी काम जो उनके ऑर्डर का हिस्सा नहीं है वो करवाते देखा गया। यूपी में तो एक ऐसी फोर्स बना दी वहां की मिनिस्टर ने, पता नहीं क्या वहां के चीफ मिनिस्टर ने, ये मैं 2022 इलेक्शन के पहले,
या जिसका काम है कि उसको कोई भी प्राइवेट एंटिटी हायर कर सकती है, लेकिन वो सब फिर कभी सामने नहीं आया कि एक्चुअली वो बनी है कि नहीं बनी है, उसकी क्या सिचुएशन है। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन होगा। और अब तो मैं खुल के देखिए इंडियन इश्यूज पे बोल रहा हूँ। हिस्ट्री का मैंने अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 शुरू ही कर दिया है। और अब जो बुशरा खान के साथ जो डीबी लाइव की उनके साथ मेरा इंटरव्यू भी वो भी मैंने आपके साथ साझा किया है। उसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉट्स मैं बना के डालूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इधर 3-4 दिन आप लोग मतलब ईद में इन्वॉल्व थे पूरी तरीके से, और उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें आप शायद नहीं देख पाए। लेकिन हम देखिए उसको पूरा रेगुलर तरीके से चालू करेंगे, हम लोग इसको पूरा फतेह करेंगे, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। 8 अप्रैल आ रहा है मंगल पांडे महान शहीद का शहादत दिवस, और हम लोग देखिए उस दिन प्लानिंग भी कर रहे हैं। उसमें उस दिन मोस्ट प्रॉब्ली बाराबंकी में कार्यक्रम हो, मोस्ट प्रॉब्ली क्या तय है, बाराबंकी में कार्यक्रम होगा। बाराबंकी जो लखनऊ से केवल 22 किलोमीटर दूर है, लखनऊ ही है समझ लीजिए। तो 22 किलो और एकदम अयोध्या और लखनऊ के बीच में पड़ता है। और बाराबंकी में ये जो सम्मेलन होगा, जिसमें कम से कम 6-7 जिले अवध के, खासतौर पे अवध के लोग आएंगे, और उसमें भी विशेषकर ब्राह्मण, मुस्लिम, और उसमें जो बाकी भी ओबीसी दलित सभी उसमें रहेंगे। लेकिन मुख्यतः जो हमारी फोर्स है राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल की, मंगल पांडे सेना की, वो उसमें मौजूद रहेगी। तो देखिए इजराइल का से हमको बहुत कुछ ये हमको सबक सीखने को मिल रहा है। अभी जो लड़ाई चल रही है इसमें भी बहुत कुछ सबक सीखने को मिल रहा है। इजिप्ट में देखिए ईद की नमाज के बाद वहां पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है, आज ही की बात, बहुत बड़ा, मतलब ऐतिहासिक प्रदर्शन। इस मतलब पूरे आप सोचिए इजिप्शियन सोसाइटी भी कुछ सीरिया की तरह है, आधुनिक महिलाएं हैं, उसके साथ पुरुष हैं जो लंबे लंबे रोप्स पहने हुए हैं, वो पूरे एक लाइन में चल रहे हैं, महिलाएं भी चल रही है। मैंने अभी अपने एक्स हैंडल पे डाला है, वो भी मैं आज पोस्ट आपको नहीं कर पाया, मैं करूंगा आज नहीं तो कल सुबह जरूर करूंगा। तो ये जो पूरी एक चीज है कि इजिप्ट में एक इतना बड़ा प्रदर्शन, और इजिप्ट में अभी लास्ट फ्राइडे को भी एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। अल अक्सा, ये जो अल अजहर जो मॉस्क है और अल अजहर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने किया था। तो ये देखिए इजिप्ट में लगातार एक मोमेंटम बन रहा है। अब खुल के ट्रंप के लोग भी कहने लगे हैं, ट्रंप की टीम पूरी क्राइसिस में चली गई जब से वो लीक हुआ है, व्हाट्सएप चैट जो लीक हुई है जिसमें यमन पे बमबारी कब हो रही है, उसको माइक वॉल्स जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है एनएसए, जैसे यहाँ डोवल है, उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैंने आपको बताया था, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें उसने कुछ जर्नलिस्ट को इंक्लूड कर दिया, उन्होंने लीक कर दिया कि ये यमन को इस समय बम्बार्डमेंट करने वाला है। यमन को वो छप गया, और उसके पहले कि अमेरिका बम्बार्डमेंट करता यमन सतर्क हो गया। बताइए ये चीज, ऐसी चीजें तो मैंने कभी सुनी नहीं है। मतलब हम जानते हैं कि भारत में बहुत इनएफिशिएंसी है और बहुत सारे मतलब करप्शन है, सब कुछ है, लेकिन ये इस तरीके की चीज तो हमने कभी नहीं सुनी कि भाई ऐसा कभी हुआ व्हाट्सएप चैट से चीजें लीक हो जाए, अमेरिका में ऐसा हो रहा, बताइए। और जो माइक वॉल्स है वो बड़ा ही प्रो इजरायली और जायनिस्ट आदमी, और उसको हटाने की बात है। यानी अभी जो ट्रंप ने टीम बनाई, पहले उसने अपने आप ही काफी प्रो इजरायली लोगों को हटा दिया, अब वो अपने आप नप रहे हैं। ये भी आप देखिए, कमाल देखिए इस चीज का कि कहां से ये सब चीजें हो रही हैं, ऊपर से हो रही है, नीचे से हो रही है, इसमें किन शक्तियों का हाथ है, ये देखिए इसका खुलासा एक ना एक दिन होगा। उसके बाद देखिए मैनचेस्टर इंग्लैंड से भी एक बड़ी खबर आई कि जो कुछ प्रो पैलेस्टीन वाइट एक्टिविस्ट हैं, यानी जो ब्रिटिश सिटीजन है, मैंने बताया कि वहां बड़ा रिप्रेशन चल रहा है, टेररिस्ट एक्ट उन पर लगा दिया जा रहा है, तो जो फिर भी जो ब्रिटिश सिटीजन हैं उन्होंने लाल कपड़े पहन के, जो एक डीन ग्रुप मैनचेस्टर में एक फैक्ट्रीज का ग्रुप है जो इजराइल की जो अर्बिट कंपनी है इसको पुर्जे सप्लाई करती, उनके छत पे घुस के इन लोगों ने लाल कपड़े पहन के, महिलाएं हैं ज्यादातर, उन्होंने पूरा लाल रंग से उसको रंगा, डीन ग्रुप के ऑफिसर्स को मैनचेस्टर में, और वीडियो मैसेज दिया फिलिस्तीनियों को ईद मुबारक का। उसमें सब के सब जो हैं वो एक्चुअली सब मतलब ब्रिटिश, आप देख सकते हैं कि उसमें वो लोग मतलब वहां जो अरब सेटल्ड है इंग्लैंड में, जो भी इस प्रोटेस्ट में काफी आगे रहे हैं, वो नहीं है उसमें, वो प्योर वाइट जो वहीं के लोग हैं, वो मतलब ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स वही उसमें दिखाई पड़ रहे हैं, और वो लोग इस तरह की मैसेजेस भेज रहे हैं और इस तरह का एक्शन कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इंग्लैंड में ये कहा जा चुका है कि ये इसको हम
राज के खिलाफ विद्रोह मान सकते हैं, इसको कुछ भी हम मान सकते हैं। अब किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए इसमें क्या हुआ है ना कि जो पूरा जो ट्रंप ने भी जो पूरा एक रवैया दिखाया, कहा कि ये नहीं हो, इस तारीख तक ये नहीं होगा तो गाजा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कभी कुछ हुआ नहीं। नेतन्याहू ने भी कई धमकियां दी, ग्राउंड इन्वेजन की धमकी वो तब से दे रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? तो वहीं सेना नहीं तैयार है। अब तो साफ हो गया ना कि सेना नहीं तैयार है। अब देखिए जो चीजें कही जा रही हैं, अब आप जो बहुत हार्श लैंग्वेज बोलने वाले पॉलिटिशियंस हैं, यूरोप में कब से बात हो रही है कि यूक्रेन में हम अपनी फौज भेजेंगे। यूरोप के पास कुछ है ही नहीं। 70,000 सोल्जर्स हैं यूके के पास, फ्रांस 0 है, उसके पास है क्या भेजने के लिए। रशिया ने, मैं आपको बताऊंगा आगे, रशिया ने यूक्रेन को ध्वस्त कर दिया है, पूरा खत्म है, खेल ही खत्म है। ट्रंप अपना बेकार की बात कर रहे हैं कि वो यूक्रेन को आज उन्होंने डाटा की मिनरल्स ट्रीटी, अरे मिनरल्स ट्रीटी के दिन चले गए ट्रंप। अभी प्यूटिन का जमाना है, उसने निपटा दिया है सबको, तुमको भी निपटा दिया है। असलियत यही है, तुम लाख वो कर लो, तुम सोचो कि हम ईरान पे एक बम मार के हम वाहवाही लूट लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। ईरान तैयार है, और मैं पहले बार बार इस बात को कह रहा हूं, और मैं फिर इसको एम्फसाइज करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा फियास्को होने वाला है। दुनिया में एक सुपर पावर गिरने वाली है अमेरिका नाम की, और वो इजराइल के नाम पे गिरेगी, लेकिन वो गिरेगी और ईरान उसको गिराएगा। तो ये देखिए एक ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, अफ्रीका में भी कुछ घटनाएं घटी हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। इस बीच अपने जो महमूद अब्बास हैं गद्दार, ये अपना कह रहे हैं कि हमास को सोचना चाहिए, हमास को ये करना चाहिए, गाजा में बमबारी हो रही है, उसको समझना चाहिए कि उसकी वजह से हो रही है। क्या यार, अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुमसे नहीं चलेगा, तुम घर बैठो आराम से, और उसके बाद अगर तुम्हें घर नहीं बैठना है तो फिर हमास की लड़ाई के तैयार है, वो लोग तुम्हारा ट्रायल करेंगे और ट्रायल करके तुम्हें सजा सुना देंगे। जैसे जुलानी का ट्रायल होगा ये सीरिया में, वहाँ पर उसको सजा सुना दी जाएगी, फिर क्या होगा। अब सीरिया की बात आई गई तो आपको बता दें कि सीरिया में क्या हो रहा है। सीरिया में रेजिस्टेंस की फोर्सेस ने इजरायली प्लेन्स पे अटैक किया है ग्राउंड से, जो गाजा की जो ये गाजा में इस तरह के इंसिडेंट्स हो चुके हैं। इसका मतलब कि हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद वो सीरिया में है, और उसके स्लीपर सेल्स थे वो सक्रिय हो गए, और वो साउथ सीरिया में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, और उधर जो वेस्ट सीरिया में जहां एक और आज कत्लेआम हुआ बामियान इलाके में, जहां 11 एलोवाइट्स और मार दिए गए, वहां पर कोस्टल सीरिया में वहां की रेजिस्टेंस फोर्स है एलोवाइट्स की अपनी, या जो बशर आजाद की पहले थी वो वहां से मार रहे हैं। उन्होंने आज फिर हमला किया, जब ये मैसाकर हुआ तो उन्होंने वहां से हमला किया, देख रहे हो। तो ये जो पूरी सिचुएशन है। अच्छा, लेबनान में भी जो साउथ लेबनान से इजराइल जहां 5 जगह जमा हुआ था, उसमें से 2 जगह से उसके पांव उखड़ गए, 2 जगह से उसके पांव उखड़ गए। उसकी फोर्सेस वहां टिक नहीं पा रही हैं, वो पीछे हटी, फिर उनको वापस भेजा गया, फिर वो पीछे हटी, फिर वो, अब इसी में लेबनीज आर्मी एक डिसाइसिव अटैक कर देती तो ये खत्म हो जाते। लेकिन अभी चलिए, वो एक खत्म तो इनको होना है, वहां से हटना है लेबनीज आर्मी, क्योंकि आगे ये यूनिफिल ने पहली बार, जो यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेज हैं जो इजराइल का साथ देती थी, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हम साथ अब नहीं दे पाएंगे, और इजराइल को समझना चाहिए। वहां भी देखिए इजराइल का पूरा लेबनान में भी नहीं चल रहा है, जो पूरा माहौल इन लोगों ने बनाया था कि हम लेबनान में पूरी स्थिति को बदल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अच्छा, आप देखिए यूक्रेन की सच्चाई सुनिए। यूक्रेन ने जो है अभी पूरा जो पिछले कुछ घंटों में 275 अपने ऑफिसर्स, ये केवल 2 घंटे की बात है, पिछले 275 अपने ऑफिसर्स, जो रशिया का युग बैटल ग्रुप है उसने 2075 यूक्रेन के ऑफिसर्स को मार गिराया। जो रशिया की जो एयरफोर्स है एविएशन, उसने यूक्रेन के JDAM बॉम्ब्स और 150 ड्रोन्स मार गिराए। उसके बाद 450 के करीब यूक्रेनियन ट्रूप्स को, जो सेंटर बैटल ग्रुप कॉम्बैट जोन है जो कि रशिया यूक्रेन बॉर्डर पे, वहां पर वो मारे गए। 200 सोल्जर्स को रशिया के जपाट बैटल ग्रुप ने ये जो जपाट बैटल, ये कॉम्बैट जोन है यूक्रेन और रशिया के मतलब बॉर्डर पे, वहां पर मारे गए। 160 लोग दूसरी जगह मारे गए, 70 लोग दूसरी जगह मारे गए। मतलब कोई हिसाब ही नहीं है, हिसाब ही नहीं कि कोई जिस तरीके से गाजर मूली की तरह यूक्रेन की जो फौजी हैं वो कट रहे हैं। फिर देखिए रशिया और चाइना। अब रशिया और चाइना के साथ जो संबंध अच्छे हो रहे हैं, उसमें देखिए
चाइना के जो चाइना के डायरेक्टर ऑफ रशियन स्टडीज, मतलब चाइना के अंदर जो डायरेक्टर ऑफ रशियन स्टडीज हैं चाइनीज, फेंग शुलाई, उनकी और अमेरिकन ये रशियन एकेडमिशियन से मीटिंग हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है क्योंकि एकेडमिशियंस दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो एक जो सहमति बन रही है कैसे आने वाले दिनों में हम ईरान से मिल के हम लोग वेस्ट एशिया में पीस लाएंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? इसका मतलब है कि इजराइल की कब्र खोदने का काम अब चाइना और रशिया ने भी शुरू कर दिया। बिल्कुल क्लियर है ये। अब केवल ईरान नहीं, चाइना, रशिया, ईरान ने मिलके इजराइल की कब्र खोदने का पूरा अपना इरादा कर लिया। कोई इस चीज को अब रोक नहीं सकता है। उसके बाद अपना ये जो रशिया के इनवॉइस हैं, इन्होंने ट्रंप को फिर से वार्न किया। इन्होंने कहा कि देखो ट्रंप, अगर ये जो सिचुएशन है, अगर तुम इसमें ये सोचते हो कि यूक्रेन से तुम्हारा, क्योंकि वो ट्रंप का क्या है, सीजफायर की बात कर रहा है, यूक्रेन को डांटता भी, आज भी डांटा, लेकिन वो हमेशा ये जोड़ देता है वो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं यूक्रेन में, उसकी डील करो, उसकी डील करो, उसकी डील करो। फिर रशिया से भी कहता है कि तुम्हारे पास जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसकी डील। रशिया ने कहा हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, सही बात है, तो उसकी तुम लोग पूरा यूरोप और अमेरिका मिलके वो खुल के उसके बारे में बात करो, सीक्रेट डील हम नहीं करेंगे। यूक्रेन के साथ जो रेयर अर्थ मिनरल जो डील होने की बात थी, जेलेंस्की उसमें कभी हाँ कहता है, कभी ना कहता है। और जेलेंस्की का एक अपना जो फैसिस्ट नेटवर्क है, देखिए वही बात है, जेलेंस्की अब कोई यूक्रेनियन स्टेट एक्टर नहीं रह गया, यूक्रेन भी कोई स्टेट नहीं रह गया है, वो टूट गया अंदर से। उसमें आधी से ज्यादा जनता छोड़ चुकी है देश। इजराइल की जो हालत है वही उसकी हालत, और वहां पर जेलेंस्की अपना एक फैक्शन बना, अब ठीक है एक देश पे आपका कब्जा, आप एक फैक्शन बना के रहिए। इजराइल में जैसे नेतन्याहू एक फैक्शन बना के रह रहे हैं। तो ये जो देखिए पूरी जो सिचुएशन है उसमें देश टूट रहे हैं, नए देश इसमें से निकलेंगे, नए देश बनेंगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि इजराइल जो है वो पास्ट हो गया है और पैलेस्टाइन अब फ्यूचर हो गया। और अफ्रीका में देखिए क्या हो रहा है। अफ्रीका में सूदान में जो लड़ाई चल रही है, जो नॉर्थ सूदान में, क्योंकि सूदान को दो हिस्सों में इन लोग ने डिवाइड कर दिया था, वेस्ट में, साउथ और नॉर्थ सूदान। अब जो नॉर्थ सूदान में फिर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को इन्होंने हेल्प किया, जो कि मैं आपको लगभग रोज अपडेट दे रहा हूँ। आज भी अपडेट है कि जो सूदान की आर्मी है उसने रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को खार्तूम के अलावा एक और प्रमुख शहर है वहाँ से भी खदेड़ दिया और वहाँ कब्जा कर लिया है। और ये जो सूदान की जो सरकारी फोर्स है ये चाइना, रशिया, ईरान के साथ है और उसके द्वारा बैक्ड है। उसके बाद इसमें सोमालिया में, फिर माली में, नाइजर में, नाइजीरिया में जो पहली बार नाइजीरिया ने तेल एक्सपोर्ट किया है यूएसए, और लोग इसको बड़ा डेवलपमेंट मान रहे हैं कि नाइजीरिया अब यूएसए को तेल इंपोर्ट कर रहा है। यूएसए ने हमेशा ये दम भरा है कि हम तो सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमें कहीं का तेल नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत रिजर्व है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास रिजर्व है तो तुम पूरी दुनिया में तेल के चक्कर में दौड़ते क्यों रहते हो, युद्ध क्यों कराते हो? नाइजीरिया से तुम्हें क्या इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ गई? क्योंकि अमेरिका में इस पे सवाल उठ रहे हैं अब कि नाइजीरिया से अब हम इंपोर्ट करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा। अच्छा, नाइजीरिया ऑयल रिच कंट्री लंबे समय से रहा है, ब्रिटिश कॉलोनी थी पहले, फिर आज़ाद हुई वो, और वो उसके अंदर बहुत ही एक फ्रैक्शस ये पॉलिटी रही है, क्योंकि 50% ऑलमोस्ट वहाँ मुस्लिम हैं, 50% क्रिश्चियंस हैं। इसलिए सत्ता का भी वहाँ पर एक अजीब तरीके का जो एक संतुलन है वो हमेशा कभी ये डावाडोल होता रहता है नाइजीरिया में। लेकिन चाइना का भी इन्फ्लुएंस है, अमेरिका का भी इन्फ्लुएंस है, रशिया का भी इन्फ्लुएंस है, ईरान का भी इन्फ्लुएंस है, इन सारी फोर्सेस का इन्फ्लुएंस है। और अलग अलग जो नाइजीरियन आर्मी है उसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग उसमें फैक्शंस वहाँ भी बने हुए हैं। तो आप बताओ, और नाइजीरिया इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री, मतलब नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका, अगर ये अगर उधर नॉर्थ अफ्रीका छोड़ दिया जाए जो अरब, जहाँ पर अरब इम्पैक्ट है, ट्यूनीसिया और मोरक्को और अल्जीरिया और लीबिया वगैरह, तो इधर आप आइए सेंट्रल और साउथ अफ्रीका में, तो इसमें नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका ये सबसे बड़े देश हैं। और साउथ अफ्रीका तो वैसे ही एंटी इम्पीरियलिस्ट है, एंटी अमेरिकन है। और अब जब नाइजीरिया की जो ऐसी सिचुएशन है वो एक नई दिशा में जा रही है। सूडान में देखिए बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिकन फोर्सेस को वो लोग ना कह चुके हैं। और सुनिए, लैटिन अमेरिका में, जहां पर इजराइल सोचता था कि लैटिन अमेरिका में तो उसका बहुत डीप एक इम्प्रिंट है, और अर्जेंटीना से लेके सब जगह लैटिन अमेरिका में एक समिट होने जा रहा है जो ब्राजील बुला रहा है,
और उस समिट में वो लोग रेजोल्यूशन लेने जा रहे हैं, उसमें ऐसे देश भी हैं जिनको इजराइल अपना दोस्त समझता है, और उस समिट में बाकायदा ये रेजोल्यूशन पास होने जा रहा है कि इजराइल को हम आइसोलेट करेंगे, इजराइलीज आर नॉट वेलकम, इजरायली टूरिस्ट पे हम बैन लगाएंगे। ये बात देखिए, इतनी दूर की बात तो यूरोप तक में नहीं हुई। जो यूरोपियन देश जैसे नॉर्वे वगैरह जो इजराइल से अपना नाता लगभग तोड़ चुके हैं, या आयरलैंड जैसे देश वो भी अपना नाता लगभग तोड़ चुके हैं, उनके यहाँ भी इतनी दूर की बात नहीं आई कि इजरायली टूरिस्ट, क्योंकि कई जगह इजरायली टूरिस्ट गए, उनको भगाया गया, लैटिन अमेरिका में भी हुआ और श्रीलंका में इस तरह की घटनाएं हुई थी और भी जगह हुई। लेकिन अब एक पॉलिसी अगर बन जाएगी कि हम इजरायली टूरिस्ट को लैटिन अमेरिका में घुसने नहीं देंगे, तो क्या होगा बताइए? कहाँ करेगा नेतन्याहू, कहाँ की रहेगी उसकी बादशाहत, या जो भी उसकी एक फर्जी बादशाहत है, उसको हाई नहीं, अपने देश पे कंट्रोल नहीं है। तो ये देखिए, ये पूरी सच्चाई है, और इस सच्चाई के तहत पूरी दुनिया गुलबंद हो रही है, और अमरीश मिश्रा स्पीक्स बिल्कुल ये जो नई दुनिया बन रही है उसके फोरफ्रंट पे आपके साथ खड़ा है। कल हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।